गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग मानव जनन से संबंधित फंडामेंटल कंसेप्ट पर चर्चा किए थे और उसमें हम लोगों ने दो बातें प्रमुखता के साथ रेखांकित की थी। पहली बात कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात मनुष्य के हर इकाई में केवल और केवल एक जनन तंत्र, अर्थात वो नर जनन तंत्र हो या मादा जनन तंत्र, हर इकाई में केवल एक जनन तंत्र पाए जाते हैं। और दूसरी बात जो प्रमुखता के साथ में रखी थी, याद होगा आपको, कि मनुष्य के नर जनन तंत्र में वृषण या टेस्टिस उसका प्राथमिक जनन अंग है और मादा इकाइयों में अर्थात मादा जनन तंत्र में अंडाशय या ओवरी उनके प्राथमिक जनन अंग हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जनन अंग और प्राथमिक जनन अंग में क्या अंतर है। बच्चों, समझने की बात यह है कि जो जनन अंग युग्मक के उत्पादन में सक्रिय, प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभाते हैं, वे प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। नर इकाइयों में यह क्रिया, यह कार्य वृषण या टेस्टिस के माध्यम से होता है। वृषण या टेस्टिस से नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। इसलिए नर जनन तंत्र में वृषण या टेस्टिस उसके प्राथमिक जनन अंग है। वहीं दूसरी ओर मादा जनन तंत्र में अंडाशय या ओवरी के माध्यम से मादा युग्मकों अंडाणु या ओवम का उत्पादन होता है। इसलिए मादाओं के केस में, फीमेल कंडीशन में, ओवरी उसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग होते हैं। इन बातों पर चर्चा हो गई थी। आज हम आपको स्पेशलाइज ढंग से नर जनन तंत्र की बात करेंगे कि मनुष्य में नर जनन तंत्र में कौन कौन अंग होते हैं और उसमें प्राथमिक अंग के रूप में टेस्टिस किस प्रकार शुक्राणुओं के उत्पादन का दायित्व संभालती है। अंग तंत्र और अंग का कंसेप्ट मैं कई बार दे चुका हूं। किसी भी अंग तंत्र में शामिल वैसे सभी अंग जो किसी खास लक्ष्य के लिए, किसी खास जैव प्रक्रम के लिए सक्रिय होते हैं और आपसी समन्वय के साथ उस जैव प्रक्रम को पूरा करते हैं, अंग तंत्र कहलाते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं मनुष्य का नर जनन तंत्र। आइए इसको यदि हम परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो स्पष्ट है कि मनुष्य एक विकसित, एक लिंगी प्राणी है, विकसित है और एक लिंगी प्राणी है। अतः इसके नर इकाई में जनन क्रिया के संपादन हेतु कई अंगों का एक समुच्चय पाया जाता है। इस समुच्चय के सभी अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। सभी अंग आपस में मिलेंगे तब नर जनन तंत्र बनेंगे। अंगों की यदि हम चर्चा करें तो वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, स्खलन नली, पुरास्थ ग्रंथि और शिश्न, ये इसके कुछ प्रमुख अंग हैं। और ये सारे अंग एक ही दायित्व के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं कि नर युग्मक का उत्पादन, उसका विकास, उसकी सक्रियता निषेचन के लायक बनी रहे और वृषण में उत्पादित नर युग्मक किस प्रकार मादा युग्मक के संपर्क में आ सके। इसके लिए ये सारे अंग
अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए अपना कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए ये अलग अलग नामों से जाने वाले अंग संयुक्त रूप से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रचना करते हैं। जैसा कि मैं बताया कि इस जनन तंत्र में शामिल सभी अंगों में एक ये वृषण प्राथमिक नर जनन अंग है, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से युग्मक का उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ इस संपूर्ण गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए जो मेल हार्मोन है, उस मेल हार्मोन का उत्पादन इसी टेस्टिस के माध्यम से होता है। अब हम आपको अलग अलग सभी अंगों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वृषण की विस्तृत चर्चा। जैसा कि मैं बताया कि वृषण या टेस्टिस नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है। और क्यों है यह भी मैं बता दिया, क्योंकि इसी के माध्यम से नर युग्मक की उत्पत्ति होती है। यहाँ आपको 3 बातें जो वृषण के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि यह मनुष्य के नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग होता है। क्यों? अगर यह प्रश्न पूछे आपसे कि क्यों, तो जवाब यहाँ है क्योंकि इसके द्वारा ही नर युग्मक अर्थात मेल गैमिट शुक्राणु या स्पर्म का उत्पादन होता है। नर युग्मक का बनना लैंगिक जनन के लिए एक अनिवार्य घटना है। युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो लैंगिक जनन के कोई संभावना नहीं है। इसलिए वृषण नर जनन युग्मक की उत्पत्ति करने के कारण नर जनन प्राथमिक नर जनन अंग के रूप में जानी जाती है। शरीर में इसकी उपस्थिति ये बड़ा रुचिकर है कि संपूर्ण शरीर में आपके शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वह इसके टेम्परेचर से डिफर करती है। या यूं कहें कि संपूर्ण शरीर के तापमान से वृषण का जो टेम्परेचर है वो डिफर करता है। क्यों और कैसे उसको देखें हम लोग। प्रत्येक मनुष्य में 2 अंडाकार वृषण जो आयतन के दृष्टिकोण से 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के आधार पर उदर गुहा के बाहर, हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर दोनों जंघाओं के बीच पाए जाने वाले वृषण कोश में उपस्थिति इसकी होती है। ये पाए जाते हैं वृषण कोश में। एक विशेष प्रकार के मोटे त्वचा की बनी वृषण कोश है, जिस वृषण कोश में एक जोड़े वृषण पाए जाते हैं। अब जैसा कि मैं कहा टेम्परेचर डिफरेंस, तो इस वृषण कोश का तापमान हमेशा शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है। इसका कारण ये है कि इस कम तापमान के कारण ही वृषण कोश में अवस्थित वृषण युग्मक के उत्पादन की अनुकूलता को प्राप्त करते हैं। इसी कम टेम्परेचर के कारण वृषण में युग्मक का उत्पादन हो पाता है। यदि शरीर के सामान्य तापमान जैसा तापमान अगर वृषण कोश का भी हो तो शायद वहाँ शुक्राणु का उत्पादन नहीं होता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से 2 डिग्री सी से 3 डिग्री सी तक कम होता है, जो वृषण को शुक्राणु उत्पादन के अनुकूल बनाती है। इसी लो टेम्परेचर के कारण वह अनुकूलित होता है शुक्राणु के उत्पादन के। अब हम लोग वृषण के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे।
वृषण कोश में वृषण की उपस्थिति ये हम लोग सामान्य रूप से महसूस करते हैं, देखते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रीवियस चलते हैं। जब हमारा जन्म नहीं हुआ होता है, अर्थात जन्म के पहले जब हम गर्भावस्था में होते हैं, तो यह वृषण उदर गुहा से एक संकीर्ण मार्ग द्वारा वृषण कोश में आती है। सपोज करें कि यह उदर गुहा है और इससे ये वृषण कोश है, तो ये बहुत संकीर्ण रास्ते से ये इसमें आती है वृषण कोश में, वृषण। इसी क्रम में इसके साथ भ्रूणीय वृक्क का कुछ हिस्सा, रुधिर वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं भी आती हैं, जो संयुक्त रूप से वृषण रज्जु का निर्माण करती हैं। वो स्पर्मेटिक कोड बनाती हैं। वृषण कोश में आने के बाद वृषण कोश उदर गुहा से इंग्विनल नाल द्वारा संबद्ध होती है। एक पतली नलिका होती है जो उदर गुहा और वृषण कोश को जोड़ती है, उससे जुड़ी होती है, संबद्ध होती है। अब एक बीमारी इसी से संदर्भित है, आप लोग सुने होंगे, हर्निया। हर्निया में क्या होता है कि किसी कारणवश यदि उदर गुहा में स्थित आंत के कोई भाग यदि दुर्भाग्यवश इंग्विनल नाल से होते हुए वृषण कोश में आ गए, तो यह बड़ी पीड़ादायक और बड़ी कष्टदायक स्थिति होती है। इस स्थिति को हम लोग इंग्विनल हार्निया के नाम से जानते हैं, जो सामान्य अवस्था में ऑपरेशन के माध्यम से ठीक किए जाते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि उदर गुहा और वृषण कोश आपस में इंटरकनेक्टेड है थ्रू द इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल नाल द्वारा एक दूसरे से जुड़े। जैसा कि मैं बताया कि उदर कोश और वृषण गुहा आपस में एक पतली नलिका, जिसको इंग्विनल नलिका कहते हैं, के माध्यम से इंग्विनल नाल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब एक प्रतिकूल परिस्थिति है, किसी कारणवश कभी भी आंत का कोई हिस्सा, चूंकि उदर गुहा और वृषण कोश जुड़े हुए हैं, तो किसी कारणवश आंत का कोई अंग इंग्विनल नाल से होता हुआ वृषण कोश में आ जाता है, तो यह अवस्था इंग्विनल हर्निया के नाम से जानी जाती है, जो सामान्य अवस्था में एक बीमारी के रूप में पहचान इसकी है, एक महत्वपूर्ण बीमारी है। और इस बीमारी में क्या होता है, संबंधित व्यक्ति को तेज दर्द का अनुभूति होता है, और इसके सॉल्यूशन के लिए, इसके समाधान के लिए शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन के माध्यम से इसको ठीक किया जाता है। तो ये वृषण और वृषण कोश से संबंधित कुछ फंडामेंटल बातें थी। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि वृषण किन रचनाओं और किन विशेषताओं के कारण नर युग्मक या शुक्राणु उत्पन्न करने की स्थिति में होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।